हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कैम स्मार्ट क्लासेज। आईआर के 2 लेक्चर हो चुके हैं, उसमें हमने ऑलमोस्ट बेसिक सारा वो कवर कर लिया है। इस लेक्चर से हम क्या आईआर फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को याद करना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम ये आईआर का 3rd लेक्चर है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में देखो क्या होता है। ये आपके पास कोई स्प्रिंग है, ठीक है, ये आपकी मेन पोजीशन है। अगर आप इस स्प्रिंग को नीचे एक्सपेंड करोगे, ऐसे खींचोगे, ये स्प्रिंग है मान लिया, इसको ऐसे एक्सपेंड करोगे तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी। अगर मान लो ये डिस्टेंस अगर मान लो आपका x है और इस पर मान लो जो फोर्स है वो फोर्स के x लग रहा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या, जितना ये इस साइड हम इसको खींचेंगे ये उतना ही ऊपर की साइड वापस चला जाएगा और ये एक अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा माइनस के x। ठीक है, ये है आपका हुक्स लॉ। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखो, जो म्यू की वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की 1/2 पाई रूट के अपॉन म्यू। यहाँ पे आपका जो ये के है, ये है आपका फोर्स कांस्टेंट। ये जो म्यू है ये है आपका रिड्यूस्ड मास। फोर्स कांस्टेंट की यूनिट है जो आपकी वो है डायन पर सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट आपकी अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेगी। अब इसके बाद देखो, जब मैं इस फ्रीक्वेंसी की जगह इसको वेव नंबर में लिखूंगा तो म्यू बार इज इक्वल टू 1/2 पाई सी इज इक्वल टू के अपॉन म्यू। सारी चीज़ें वही है, सी आ गया यहाँ पे, क्योंकि देखो E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू मतलब सी बाई लैम्बडा, तो एच सी न्यू बार। तो इस और इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, इस और इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू एच सी न्यू बार, ये वाला। इसमें देखो एच से एच कट गया, न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार, ये हो गया। तो इस रिलेशन से न्यू की जगह हमने क्या पुट कर दिया है। अगर हम इसमें देखो, इसमें अगर हम न्यू की जगह पे, ये न्यू है जो, इसकी जगह पे अगर हम म्यू इज इक्वल टू सी म्यू बार अगर ये पुट करते हैं तो जो ये म्यू बार है ये इस साइड रह जाएगा और ये जो सी है ये नीचे चला जाएगा और ये सी है वो यही है, ये जो सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। चलिए, तो जो के की वैल्यू है, फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है जो आपका, जो के की वैल्यू है वो आपकी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सबके लिए अलग अलग होगी। तो जो इसकी वैल्यू है वो सभी के लिए अलग अलग होगी। जो ये है 5 × 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर होगी इसके लिए अप्रोक्सीमेटली आपकी 10 × 10⁵, यही सेम डाइन पर सेंटीमीटर होगी। और इसके लिए अप्रोक्सीमेटली आपकी 15 × 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर होगी। तो जो ये आपका के है ये किसको डिनोट करेगा, ये आपका के फोर्स कांस्टेंट है। इससे हम बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखेंगे कि कोई बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इस के की इस वैल्यू के आधार पर हम क्या बता सकते हैं, हम ये कह सकते हैं जो सिंगल बॉन्ड है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड होता है और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। इसके बाद देखो क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम देखेंगे, ये था आपका हुक्स लॉ।
इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। इसमें देखो ये जो फॉर्मूला था ये आपका इम्पोर्टेंट था। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, म्यू बार इज इक्वल टू 1/2 पाई सी रूट के अपॉन म्यू। ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो इससे हम क्या देखते हैं कि म्यू बार इज इक्वल टू, म्यू बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के और म्यू बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है और इस पे आपका क्वेश्चन भी मैं आगे रुको करवाऊँगा। चलिए ये हो गया। अब आप देखो, अगर ये आपके पास एक क्वेश्चन है सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो अगर इसमें आपको न्यू की वैल्यू के बारे में कुछ कमेंट करना तो आप कैसे बताएंगे? देखो हमने देखा था कि फोर्स कांस्टेंट सबसे ज़्यादा किसका होता है? ट्रिपल बॉन्ड का। तो मैं इसको K3 लिख रहा हूँ, इसको K2 लिख रहा हूँ और इसके फोर्स कांस्टेंट को K1 लिख रहा हूँ। तो ये इस ऑर्डर में था। तो K है वो म्यू बार के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू बार के। तो इस रिलेशन से जो रिलेशन फोर्स कांस्टेंट का होगा वही रिलेशन म्यू बार का होगा फ्रीक्वेंसी का। ये जो वेव नंबर का K1, K2 और K3। एक क्वेश्चन और है, अगर आपको ये कह दिया जाए सी सिंगल बॉन्ड सी, ये आप मान लो सी सिंगल बॉन्ड H क्लोरीन, ये मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ये ब्रोमीन कार्बन के साथ और ये आयोडीन। इसमें न्यू बार के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत बताना हो तो देखो, जब आप इस साइड जा रहे हो तो आपका जो है इसका रिड्यूस्ड मास इससे कम और ओवरऑल जो है वो रिड्यूस्ड मास म्यू, ये जो यू है ये क्या डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, या सॉरी म्यू बार है ये इंक्रीज होता जा रहा है, म्यू है जो, तो म्यू इंक्रीज होगा तो आपका देखो म्यू के साथ में क्या रिलेशन है म्यू बार का, तो म्यू आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो। इस पे मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये सारे रट्टे मारने पड़ेंगे। मैं आपको इम्पोर्टेंट फ्रीक्वेंसी जब वो बताता चलूँगा साथ साथ, तो आप उसको नोट करते जाइए, बस आपको और कुछ नहीं करना है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन म्यू बार। तो इस पे इसका क्या इफेक्ट होगा वो देखना है हमें। बात करेंगे इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन म्यू बार। तो देखो ये आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन। तो ये वाला बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें देखो ये होता है sp3, sp2, sp। इसमें आपका जो परसेंट एस कैरेक्टर होता है वो आपका नियरली इक्वल 25%। इसमें जो परसेंट एस कैरेक्टर होता है वो आपका होता है नियरली इक्वल टू 33.3%। और इसमें जो परसेंट एस कैरेक्टर होता है वो होता है आपका 50%। तो देखो जो परसेंट एस कैरेक्टर होता है, आप ये बोल सकते हो जो परसेंट एस कैरेक्टर होता है वो परसेंट एस कैरेक्टर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट के होता है। फोर्स कांस्टेंट के होता है और जो आपका ये के होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी म्यू बार, वेव नंबर है जो आपका वेव नंबर की टर्म में हम डिफाइन कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे हम परसेंट एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू बार, ये रिलेशन है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो इससे हम क्या देख सकते हैं, इससे हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे परसेंट एस कैरेक्टर क्या है इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा थोड़ा सा, और स्ट्रॉन्ग होने के साथ में आपका जो के इंक्रीज होगा, के इंक्रीज होगा तो आपका म्यू बार भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद क्या है
कि जो ये के है, ये अभी बताया मैंने क्या, बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बताएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कि सिंगल बॉन्ड है कैसा है, डबल बॉन्ड है वो कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड है वो कैसा है। तो इससे हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट। तो जैसे जैसे परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आप क्या बोल सकते हो, वैसे वैसे आप ये बोल सकते हो कि जैसे आपका परसेंट एस इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका बॉन्ड है वो, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो के की वैल्यू इंक्रीज होगी, और के इंक्रीज होगा तो के का रिलेशन म्यू बार ये वेव नंबर है जो हमारा, इसके साथ कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपको बस सिंपल ये है जो ये याद रखना है कि परसेंट एस कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू बार के। ये आप सिंपल ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए इतना हो गया हमारा। इसके बाद हम देखते हैं, अब देखो उस दिन हमने बताया था कि म्यू बार है एसिमेट्रिक, फिर होता है उसके बाद म्यू सिमेट्रिक और म्यू बार बेंडिंग। ये जनरली ये रिलेशन होता है, तो आप जनरली ये रिलेशन याद कर सकते हो। इसके बाद देखो अब आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ है वो याद करनी है। तो अब जो मैं है वैल्यूज़ लिखवा रहा हूँ, ये वैल्यू आपको ज़रूर से लर्न करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बिल्कुल रट्टे मारने हैं, आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद बेशक हो या ना हो, लेकिन आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि इसकी वैल्यू किसके नियर बाई आपकी लाई करती। जैसे मान लो किसी के 1810 है तो आप 1800 के आसपास याद कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपकी आई आर वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे, आई आर वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एल्केन्स की देखते हैं। तो एल्केन्स के केस में देखो क्या होता है, एल्केन्स में होता है आपका सी सिंगल बॉन्ड। इस टाइप से मैं ऐसे जनरल बता रहा हूँ कि इसमें किस किस टाइप के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, आप ये मत जाना कि इसमें हाइड्रोजन कम लगाए हैं या कार्बन कम लगाए हैं, तो मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। देखो इसमें आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और फिर हाइड्रोजन होता है। तो इसमें आपके दो टाइप के बॉन्ड हैं, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और दूसरा है कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो आपकी नियर बाय इक्वल होती है 1200 सेंटीमीटर इनवर्स के, और इसकी होती है आपकी, मैं नीचे लिख रहा हूँ इसकी, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन नियरली इक्वल टू, ये आपकी होती है 2900 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 3100 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। ये आपकी कितनी भी हो सकती है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन ना हो के आपका मान लो कुछ और है, तो ये थोड़ा बहुत वेरी करती रहती है। ठीक है, इसके बाद देखो एल्कीन, सेकंड आपका क्या होता है, एल्कीन्स के केस में आप क्या देखते हो कि एल्कीन्स के केस में सी डबल बॉन्ड सी हाइड्रोजन। तो एक तो आपका क्या होता है सी डबल बॉन्ड सी होता है और एक होता है सी एच। ठीक है, तो इसमें आपको सी डबल बॉन्ड सी की याद करनी है। ये है परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ने के कारण ये है 3100 से 3200 शिफ्ट हो जाती है सी एच की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो हम थोड़ा सा बाद में देख लेंगे। तो सी डबल बॉन्ड सी की जो होती है वो नियरली इक्वल टू आपकी होती है 1640 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब इसमें एल्कीन्स में देखो दो टाइप की एल्कीन्स होती हैं आपकी, एक होती है साइक्लिक एल्कीन्स और दूसरी क्या होती है एसाइक्लिक। साइक्लिक एसाइक्लिक नाम से पता चल रहा है। साइक्लिक एल्केन मतलब जो रिंग में हो, रिंग में डबल बॉन्ड होता है वो साइक्लिक एल्केन। एसाइक्लिक एल्केन आपकी मतलब जो रिंग में ना हो डबल बॉन्ड, सिंपल कार्बन चेन में हो। ठीक है, तो आप देखो साइक्लिक में को डिस्कस करने से पहले हम क्या देखते हैं
एल्कीन्स को थोड़ा सा डील कर लेते हैं। एसाइक्लिक एल्कीन में देखो क्या हो सकता है आपका, ये डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। अब आप देखो यहाँ R, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसमें क्या हो सकता है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन नहीं होगा थोड़ा सा। ये कार्बन, कार्बन, ये R ग्रुप, ये R ग्रुप, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसमें देखो ये आपको पता है कि जब आपके जो सेम ग्रुप हैं वो आपके एक साइड में हो तो ये होता है सिस, ये आपका ट्रांस, जिसमें सेम ग्रुप है वो एक दूसरे के क्या है, आमने सामने है, ये आपका ट्रांस है। तो देखो इसकी जो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसमें स्ट्रेचिंग होगी और कंप्रेशन होगा, ऐसे ऐसे, इसमें भी ऐसे ऐसे होगा। तो इसमें देखो ये जो ट्रांस होता है इसकी डाइपोल मूवमेंट क्या है, 0, डाइपोल मूवमेंट 0। तो डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट नहीं है इसमें, तो ये कैसा हो जाएगा, IR इनएक्टिव। इसमें डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट है, डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट है इसमें, तो ये कैसा हो जाएगा, IR एक्टिव। और ये आपकी 1640 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर एक अच्छी खासी पीक दिखाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद ये आपको 2 ग्राफ दे दिए, मान लो ये परसेंट ट्रांसमिटेंस, ये म्यू बार, ये परसेंट ट्रांसमिटेंस, ये म्यू बार। ये आपकी 1640 के ऊपर आपकी कुछ ऐसी पीक आई, इसमें आपको कोई पीक नहीं आई। तो ये आपका जिसमें कोई पीक नहीं आई, ये आप किसको कोरस्पॉन्ड करेगा, ये करेगा ट्रांस एल्कीन को, और ये आपका सिस एल्कीन, ठीक है। ये है ट्रांस और सिस की कहानी। तो जो सिस होता है वो IR एक्टिव होता है, और जो आपका ट्रांस होता है वो IR इनएक्टिव होता है। सिस होता है उसमें डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट है, इसलिए IR एक्टिव है, और ये आपका 1640 के आसपास पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी शो करेगा, एक अच्छी खासी पीक देगा। जबकि आपका जो ये ट्रांस है ये आपका IR इनएक्टिव, क्योंकि इसमें डाइपोल मूवमेंट, डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, 0, डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट लिख लो, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि साइक्लिक एल्कीन्स, साइक्लिक एल्कीन्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको जो 3 चीज़ें याद रखनी है, एक तो आपकी जो कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1200 के आसपास, कार्बन हाइड्रोजन 2900 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। कार्बन जब डबल बॉन्ड के साथ में कनेक्ट होता है और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहता है तो उसकी होती है आपकी 3200 के आसपास। ये वाला जो CH है इसकी होती है नियर बाई इक्वल टू 3200 सेंटीमीटर इनवर्स, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की होती है 1640 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास में आपको, ठीक है। तो अभी तक हमने 1 2 3 ये 3 और 4 चीज़ें हमने याद करी। तो ये 4 स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपको ऐसे याद करनी है, ऐसे ही आपको सारी मैं धीरे धीरे सारी बताता चलूँगा। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ और इसके बाद मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। तो जो अब ये हो गए बात। अब अगर देखो सिस और ट्रांस में आपका एक छोटा सा दूसरा केस और डिस्कस कर लेते हैं। जो सिस ट्रांस में, उसमें देखो सेम सबस्टिट्यूएंट थे, अगर आपके सबस्टिट्यूएंट डिफरेंट हों, R1 R2 हाइड्रोजन, ये भी देखो सिस के जैसा ही केस है। जब 2 बल की ग्रुप एक साइड में हो तो आप सिस बोल सकते हो, ये ट्रांस, ठीक है। चलिए तो इसमें देखो ये है आपका सिस, ये है आपका ट्रांस।
तो उसमें क्या हो रहा था, ये जो आपका ग्राफ आ रहा था कि उसमें सिस की जो पीक अच्छी खासी मिल रही थी, लेकिन ट्रांस में बिल्कुल नहीं मिल रही थी। लेकिन इसमें सिस में तो मिलेगी 1640 के सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, लेकिन इसमें ट्रांस में भी एक छोटी सी पीक मिलेगी 1640 के आसपास। ये आपको ध्यान रखना है। जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो सिस ट्रांस में, तो आपकी ट्रांस में बिल्कुल पीक नहीं मिलेगी, लेकिन सिस में अच्छी खासी पीक मिलेगी। जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट के अलग अलग हों, तो उस केस में आपकी सिस और ट्रांस दोनों में पीक मिलेगी। ट्रांस में बहुत छोटी मिलेगी, बिल्कुल वीक इंटेंसिटी की, लेकिन सिस में अच्छी खासी पीक मिलती है। इसके बाद हम साइक्लिक एल्केन्स को देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो IR में क्वेश्चन आने के जो चांसेस रहते हैं वो इससे ही रहते हैं ज़्यादातर, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। चलिए अब बात करते हैं साइक्लिक एल्केन्स की। साइक्लिक एल्केन्स, अब साइक्लिक एल्केन्स में आपके दो केस बनते हैं, एक होता है एंडोसाइक्लिक, एक होता है एक्सोसाइक्लिक एल्केन। एंडो और एक्सो के दो केस बनेंगे। अब देखो जो एंडोसाइक्लिक है, एक्सोसाइक्लिक को थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है एंडोसाइक्लिक एल्केन्स। एंडोसाइक्लिक एल्केन्स मतलब आप ये देख सकते हो कि जो आपका डबल बॉन्ड है वो रिंग में प्रेजेंट होता है इस टाइप से। ये आपके एंडोसाइक्लिक के एग्जांपल है सारे के सारे। ये है, तो अब आपसे वो पूछेगा, ये सारे कंपाउंड आपको दे देगा। मान लो इसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाइए या इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाइए। तो इसमें देखो हमने आपको देखो बताया था अभी इस लेक्चर के शुरुआत में कि जो म्यू बार है उसको डिफाइन मतलब उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, फोर्स कांस्टेंट और रिड्यूस्ड मास म्यू का। तो इसमें देखो, इसमें जो फोर्स कांस्टेंट के है उसके साथ में जो म्यू बार ये है, जो रिड्यूस्ड मास और इसका जो कंट्रीब्यूशन ये बोल सकते हो आप, जो रिड्यूस्ड मास म्यू है, ठीक है, और फोर्स कांस्टेंट के है, इसका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। इसमें एक वेक्टर क्वांटिटी से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी से। वो कैसे करते हैं, और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये सिर्फ एंडोसाइक्लिक एल्केन्स के केस में लगाएंगे। इसके बाद आप भूल जाएंगे कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है और कहीं आपको ये याद नहीं रखनी है, ठीक है। मैं एक को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये देखो, ये वाला बॉन्ड मैंने उठा लिया, ये मैंने येलो से मार्क किया ये, तो इसमें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये आप ऐसे दिखा सकते हो इसको, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो देखो ये जो ये बॉन्ड है इसमें स्ट्रेचिंग कंप्रेशन ऐसे ऐसे कुछ हो रहा होगा, ऐसे ये बॉन्ड है, ये ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा होगा, मतलब वाइब्रेशन इसमें कुछ हो रही होगी, और ये ऐसे ऐसे स्ट्रेचिंग कंप्रेशन कर रहा होगा। तो ये जब स्ट्रेचिंग कंप्रेशन करेगा तो ये वाला जो एंगल है ये आपका 120 डिग्री है। ये एंगल 120 डिग्री है, तो इसमें देखो जब इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग कंप्रेशन होगा तो इस बॉन्ड में भी कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग कंप्रेशन होगा और इस बॉन्ड में भी होगा। तो मैं मान लेता हूँ एक कोई मैं डिफाइन करता हूँ, दोनों में सेम होगा। तो इसमें देखो ये 120 डिग्री पे, तो इसमें भी कुछ स्ट्रेचिंग कंप्रेशन होगा, बिल्कुल होगा ऐसे। ये बॉन्ड ऐसे, ये भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ये ऐसे स्ट्रेचिंग कंप्रेशन ऐसे ऐसे, ये बॉन्ड भी। और जब ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में स्ट्रेचिंग कंप्रेशन होगा तो इसमें देखो एक वेक्टर क्वांटिटी जनरेट हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना के दिख देता हूँ, ये
ऐसे लिख दिया चलो। तो जब इसमें एक वेक्टर क्वांटिटी ऐसे जनरेट हो जाएगी तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, ऐसे ये इसमें जाएगा। तो इसमें ये जाने के बाद अब ये इसका एक देखो, ये एक वेक्टर है, ये रिजल्टेंट आर है, इसको मैं दो डायरेक्शन में रिजोल्व कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। ये आपका मान लो ये ए कंपोनेंट हो गया, ये बी हो गया, होता तो ये है, ये आर है, ये मान लिया थीटा है, तो ये होता है आर कोस थीटा, ये आर साइन थीटा। थीटा के अलोंग आर कोस थीटा और थीटा से दूसरी साइड आर साइन थीटा। तो मैं ए और बी मान लेता हूँ इनको, ठीक है, ए और बी में मैं तोड़ सकता हूँ। तो ये एक रिजल्टेंट ही है, ये एक वेक्टर है, तो ये एक रिजल्टेंट है, तो इसको मैं दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ। ये एक इस साइड आ जाएगा, एक इस साइड आ जाएगा। ये आपका ए हो गया मान लो, ये आपका बी हो गया। तो ए और बी आने के साथ में इसमें क्या हो जाएगा, ये ए है, ये इसकी स्ट्रेचिंग कंप्रेशन में ये क्या है, ऐड हो जाएगा इसमें। ये जो ए है ये इसमें ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ये ऐड होने के साथ में इसकी जो वैल्यू कुछ ना कुछ है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो ये आपकी जो है ये है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो 5 मेंबर के केस में क्या होगा, 5 मेंबर के केस में ये वाला बॉन्ड ले लेते हैं, चलिए 5 मेंबर के केस में कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ले लेते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, ये 5 मेंबर का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, इसमें भी ऐसे ही कुछ ना कुछ हलचल हो रही होगी, इसमें भी ऐसे ही कुछ होगी, इसमें भी एक वेक्टर क्वांटिटी जनरेट होगी। तो इसमें देखो, इसमें आपका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 से कुछ ना कुछ कम है, 108 के आसपास आपका कुछ, मेरे हिसाब से 108 डिग्री। तो इसमें देखो ये जो है ये मान लो थोड़ा सा ऐसे 120 में तो बिल्कुल ये इसके साथ में ऐसे है, ये थोड़ा सा 120 में, ठीक है। ये और कम हो गया, ये और कम हो गया तो ये थोड़ा कम ऐड होगा, ये थोड़ा कम ऐड होगा तो इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है इससे थोड़ी कम होगी। 4th मेंबर के केस में आप देख सकते हैं, इसमें तो आप बिल्कुल ये देखो, ये कुछ ऐसे है, ये तो ये रिजल्टेंट है, इसमें भी ऐसे स्ट्रेचिंग कंप्रेशन होगा, इसमें भी स्ट्रेचिंग कंप्रेशन होगा, इसमें भी वेक्टर क्वांटिटी ऐसे जनरेट होगी। तो ऐसे वेक्टर क्वांटिटी जनरेट होगी तो आप इसमें तो सिंपल यही देख सकते हो। देखो दो इसको दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। ये देखो ये बिल्कुल 90 डिग्री पे है, ये इसको मान लिया दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, ये थीटा है, ये वाला थीटा हो गया बिल्कुल 90 डिग्री पे। 90 डिग्री मतलब आर कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री कोस थीटा कोस 90 मतलब 0, तो ये कैंसिल ही होगा। तो इसमें क्या ऐड होगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसमें जो कंपोनेंट है वो कुछ ऐड नहीं होता है, तो इसका जो सबसे कम होता है। और इसके बाद इस पे आते हैं, इसमें देखो ये बॉन्ड है, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे देखो रिंग स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अंदर परसेंट ये जो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, मतलब 60 डिग्री है अंदर, इसमें देखो इसमें 120 है, 120, ये 108 के आसपास है, ये 90, ये 60, ठीक है। तो ये देखो ये बॉन्ड एंगल अंदर कम हो रहा है, तो बाहर जो है एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल वो इंक्रीज हो जाएगा, और एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने के साथ परसेंट एस इंक्रीज हो जाएगा। परसेंट एस इंक्रीज होगा तो परसेंट के इंक्रीज होगा, के इंक्रीज होगा फोर्स कांस्टेंट, तो म्यू बार की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब देखो ये जो 1 2 3 ये फर्स्ट 6 मेंबर है, ये 5 मेंबर, ये 4 मेंबर, ये 3rd मेंबर और 7 मेंबर। तो सबसे कम किसकी आई, 4 मेंबर की, उसके बाद 5 मेंबर, फिर 6 मेंबर, फिर ये। अब बच गया ये, इसको देखते हैं। तो इसमें देखो ये जो है, ये इसमें जो 120 मैंने बिल्कुल ऐसा दिखाई, ये ऐसा नहीं है ना, होकर थोड़ा सा ऐसा होता है इस टाइप में, तो ये थोड़ा सा कम ऐड होता है। लेकिन जब इसको 7 मेंबर में कंसीडर करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बिल्कुल साथ होता है ऐसे, तो ये बहुत ज़्यादा ऐड होता है, 6 मेंबर से भी ज़्यादा ऐड हो जाता है। तो इसमें जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी न्यू बार सी डबल बॉन्ड सी का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा सबसे ज़्यादा 3rd मेंबर, फिर 7 मेंबर, फिर 6 मेंबर,
फिर 5 मेंबर्ड, फिर 4 मेंबर्ड। ये है, आपको याद करना है और ये इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे रिंग स्ट्रेन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 6 मेंबर्ड का हमने लिया तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग कंप्रेशन होता रहेगा, इसकी वजह से इसमें भी कुछ ना कुछ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में भी स्ट्रेचिंग कंप्रेशन होता रहेगा। ये 120 डिग्री का एंगल है। ये देखो ये है जो ये वेक्टर क्वांटिटी जनरेट हो गई इसमें एक, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, ए और बी। तो ए और बी में तोड़ने के साथ में इसमें देखो ये जो है ये फैक्टर इसमें ये जो है ए कंपोनेंट वो इसमें ऐड हो गया इसकी स्ट्रेचिंग कंप्रेशन में, ठीक है। तो इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा और ज़्यादा टफ हो जाएगा, इसको तोड़ना टिपिकल हो जाएगा। तो ये एक कंपोनेंट इसमें ऐड हो गया, मतलब इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी म्यू बार कुछ ना कुछ इंक्रीज हो गई। इसके बाद 5 मेंबर पे गए। 5 मेंबर में बॉन्ड एंगल 108 के आसपास है, तो मतलब ये अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो इसमें थोड़ा सा और कम हो गया। ये जो ए कंपोनेंट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड हो रहा है तो वो इसमें ए कंपोनेंट वो थोड़ा सा कम ऐड होगा, ए बी, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसके मुकाबले थोड़ी सी कम हो गई। 4 मेंबर्ड में देखो क्या देख सकते हैं, 4 मेंबर्ड में आपका जो है वो बिल्कुल ही मतलब इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा। ये इस साइड है और ये नीचे की साइड है, तो ये इसका और उसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब कुछ ऐड नहीं हो रहा, तो इस सबसे कम इसकी होगी। 3rd मेंबर में आपका अंदर बॉन्ड एंगल वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने के कारण रिंग स्ट्रेन क्या है इंक्रीज हो गया। रिंग स्ट्रेन इंक्रीज होने के कारण जो बाहर बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया। बॉन्ड एंगल इंक्रीज तो परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज, परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज हो गया तो म्यू बार की वैल्यू क्या है इंक्रीज हो गई। 7 मेंबर्ड में ये बिल्कुल इससे भी ज़्यादा, इसमें ये थोड़ा सा ऐसे होता है कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट ए है वो बहुत ज़्यादा ऐड हो जाता है। तो ए बहुत ज़्यादा ऐड होने के कारण इसकी जो 7 मेंबर्ड की है वो 6 से ज़्यादा हो जाती है और 3rd मेंबर से कम हो जाती है। तो ये रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर इसी से मिलेंगे आपको, देख लेना। चलिए इफेक्ट ऑफ substituent on endocyclic alkenes, चलिए ये ठीक है, सिंपल याद रखना है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज, म्यू बार की वैल्यू इंक्रीज। सिंपल ये याद रखना है। होता कैसे है, सेम वही देखो, इसमें भी कोई वेक्टर क्वांटिटी ऐसे जनरेट हो जाएगी, ये ऐसे स्ट्रेच कंप्रेस होगा, ये ऐसे स्ट्रेच कंप्रेस होगा। ओ तो ये स्ट्रेचिंग कंप्रेशन होगा। तो इसमें देखो कोई भी कुछ ऐड नहीं होगा। इसमें आपका एक R ग्रुप आ जाएगा तो एक कार्बन मान लिया यहाँ आ जाएगा, इस कार्बन का फैक्टर ये ऐसे ऐड हो जाएगा ए और बी में, जब इसको रिजोल्व करेंगे ऐसे ए और बी में, तो ये ए ये बी इस कार्बन का इसमें ऐड हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। इसमें 2 कार्बन आ जाएंगे तो 2 कार्बन का जो फैक्टर है वो ऐड हो जाएगा।
ये कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाएगा 2 कार्बन का ऐसे। तो इसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो जब जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज हो जाएंगे म्यू बार की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जाएगी। इसके बाद में एक्सोसाइक्लिक एंडोसाइक्लिक हमने देख लिया। इसके बाद देखते हैं एक्सोसाइक्लिक एल्कीन्स। एक्सोसाइक्लिक एल्कीन्स, एक्सोसाइक्लिक एल्केन एक्सोसाइक्लिक देखो इस टाइप से होती है आपकी एक्सोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक मतलब कि आपका जो रिंग से बाहर डबल बॉन्ड है वो एक्सोसाइक्लिक। ये रिंग से बाहर, ये भी रिंग से बाहर, ये रिंग से बाहर और ये भी रिंग से बाहर। 120 ठीक है, डिक्रीज होकर ये आपका 108 या 109 के आसपास। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री। ठीक है। इंटरनल बॉन्ड एंगल देखो क्या हो रहा है, इंटरनल बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। तो इंटरनल बॉन्ड एंगल डिक्रीज मतलब एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल जो ये है ये इंक्रीज होगा। ठीक है। इंटरनल बॉन्ड एंगल डिक्रीज मीन्स एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल इंक्रीज। अब देखो एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और जब आपका परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो के की वैल्यू इंक्रीज होगी, और के इंक्रीज होगा तो म्यू बार की वैल्यू भी आपकी फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर की जो वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज होगी। तो आप ये बोल सकते हो, ये याद रखना है कि रिंग साइज डिक्रीजेज वैल्यू ऑफ म्यू बार इंक्रीजिंग। ठीक है। रिंग साइज डिक्रीज होगा तो जो म्यू बार की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा आपकी थर्ड मेंबर, फिर फोर्थ मेंबर, फिर 5 मेंबर और फिर 6 मेंबर। तो आप ये लिख सकते हो 6 5 4 3। ये कंपैरिजन आपको थोड़ा सा देख लेना है। इसके बाद में है आपका एक क्वेश्चन, ये है अगर आपको ये दे दे, इसमें आपको कंपेयर करने के लिए कहीं इसके साथ में ये देखो 120 से कम है बॉन्ड एंगल इधर, तो ये बाहर जो बॉन्ड एंगल है 120, ये मतलब बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड एंगल इंक्रीज तो परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज, परसेंट एस इंक्रीज तो मतलब म्यू बार की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू है वो 6 मेंबर से कुछ ना कुछ ज़्यादा होगी, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 मेंबर से भी ज़्यादा हो जाएगी। चलिए ये हो गया, एल्कीन्स के केस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद एल्काइन। अब बात करते हैं एल्काइंस। एल्काइंस के केस में आपको देखो क्या देखना है, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड की वैल्यू आपकी कितने के आसपास आ रही थी? सिंगल बॉन्ड की वैल्यू आपकी सिंगल बॉन्ड सी 1200, सी डबल बॉन्ड सी 1640 और सी ट्रिपल बॉन्ड सी की जो वैल्यू है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये आपकी अप्रोक्सीमेटली होती है 2150 सेंटीमीटर इनवर्स। और जो ये सी
सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होता है, इसमें जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपकी ये 3300 के आसपास हो जाती है, मतलब इंक्रीज ही हो रही कुछ ना कुछ। ठीक है, इस कंपैरिजन के साथ में आपको एक और कंपैरिजन याद रखना है कि सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2250 के आसपास होती है। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना, इसके साथ में स्टार लगा लो इसको भी। एल्कोहल्स के केस में आपका देखो जो फ्री OH होता है उसकी होती है आपकी 3650 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, और जब हाइड्रोजन बॉन्डेड OH होता है उसमें नियर बाई इक्वल टू आपकी होती है 3200 सेंटीमीटर इनवर्स से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। तो अब आप इंटर और इंट्रा के दो केस डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रामोलिकुलर। ये होता है इंटरमोलिकुलर। दोनों में ही आपका कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पूरे केस में आपकी जहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो 3200 से 3400 के बीच में आपकी मिलेगी। इंटरमोलिकुलर मतलब एक ही इंट्रा एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये है आपका, ये मान लिया CH3, ये C, ये आप H ले सकते हो, H तो होता ही है। यस, इसमें आप OH ले सकते हो, या H भी होता है, OH भी, कुछ उससे कोई इश्यू नहीं है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी मेरे को, तो बस ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये होती है इंट्रामोलिकुलर, मतलब इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, H भी उसी का ही होगा, O भी उसी का ही होगा। लेकिन इंटरमोलिकुलर में आपका क्या होता है, इंटरमोलिकुलर में दो अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं, CH3CO, ये आप OH ले सकते हो यहाँ पे, इसी तरह से OH, ठीक है, ये C, ये CH3, मतलब ये अलग अलग मॉलिक्यूल दोनों। तो ये एक मिनट, ऐसे है ये कुछ। तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई। ठीक है, ये होती इंटर मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो अब देखो इंटरमोलिकुलर केस में क्या है कि इसकी कितनी भी चेन हो सकती है, ऐसे ही आगे भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, कितनी भी चेन हो सकती है। तो इसमें देखो जो पीक आती है, वो जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रा मिलता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रा ना मिले और कैसा मिलता है, एक शार्प पीक मिलती है। तो मैं ग्राफ को थोड़ा यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ वैसे ही। तो ये जो आपका इंटर का केस है और ये आपका इंट्रा का केस है। इंटर में आपको ऐसे ऐसे ब्रॉड पीक मिलेगी, लेकिन इसमें शार्प पीक मिलेगी। डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं। CH3CO OH HO CO CH3। देखो डाइल्यूशन में क्या होता है, जो सोलवेंट मॉलिक्यूल हैं, सोलवेंट मॉलिक्यूल है ये, मान लो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और जो आपकी पीक है वो ब्रॉड से कैसी, ब्रॉड से शार्प हो जाती है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन,
जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो जो ब्रॉड पीक मिल रही थी वो आपकी वो हो जाती, और जो ये पीक है ये शिफ्ट हो जाती, पीक शिफ्ट। जो आपकी पहले 3200 से 3400 के बीच में मिल रही थी ना, वो आपकी पीक शिफ्ट हो जाती है 3600 के आसपास। तो पीक है आपकी वो 3400 से, ये 3400 है, 3200 से 3400 है सेंटीमीटर इनवर्स, इससे इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। जो पीक पहले आपको ये 3200, ये 3400, ये 3200 मान लिया, तो पहले जो आपको ये ब्रॉड पीक ऐसे ऐसे मिल रही थी, ये पीक इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में जो इंट्रा का केस है, ये है इंटर का, इंटर मोलिकुलर। इंट्रा का जो केस है, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर में आपका कोई चेंज नहीं होता है। तो आपको एक या दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऐसे भी मिलेंगे कि आपको कोई भी OH मॉलिक्यूल के बारे में कुछ पूछा होगा और उसमें आपको ऑप्शन में ये भी दिया होगा कि भाई नो चेंज, या भाई उसमें मतलब पीक शिफ्ट हो रही है या ब्रॉड से शार्प हो रही है। तो आपको ऐसे देखना है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होगी। ठीक है, तो ये है कि भाई डाइल्यूशन के साथ जब डाइल्यूशन करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होगी इंटरमोलिकुलर में, तो आपकी म्यू की वैल्यू भी वो है वो शिफ्ट हो जाएगी। पीक है वो ब्रॉड से कैसी हो जाएगी, शार्प हो जाएगी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर पीक जो है वो शिफ्ट कर जाएगी 3400 से इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, इधर कितने पे मिल सकती है 3600 के आसपास। और इंट्रामोलिकुलर के केस में आपका कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो आज हमने कितनी वैल्यूज याद करी। सबसे पहले एल्केन के केस में C सिंगल बॉन्ड C और C इसकी वैल्यू आपकी नियर बाई इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी नियर बाई इक्वल टू 3100 से 3100 सेंटीमीटर। उसके बाद एल्कीन्स में हमने एंडो और एक्सो दो देखे। ठीक है, वो आप देख लेना। सिंपल C डबल बॉन्ड C नियर बाई इक्वल टू 1640 और C सिंगल बॉन्ड C इसमें नियर बाई इक्वल टू 3200 सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद एल्काइंस में C ट्रिपल बॉन्ड C 2150, C सिंगल बॉन्ड C 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। इसके साथ एक और कंपैरिजन किया था, ये इसकी आपने 2250 पे याद करी थी। इसके साथ में एल्कोहल्स के इसमें अगर फ्री है OH तो आपकी नियर बाई इक्वल टू 3650 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर H बॉन्डिंग में इंक्लूड है OH तो नियर बाई इक्वल टू आपकी 3200 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें हमने दो केस देखे एल्कोहल्स केस में, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा। ठीक है, इंटरमोलिकुलर केस में जो आपकी ब्रॉड पीक मिलेगी, और जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो ब्रॉड से कैसी हो जाएगी पीक, शार्प। और 3650 से इधर 3400 से इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। इंट्रा के केस में नो चेंज होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन के साथ में। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।